सिलिकॉन में। नेक्स्ट बेटा, अब हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज फर्स्ट डिवाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम यूज कर पाएंगे ये सेमीकंडक्टर्स को, जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो ये जो यूज है ये पहली बार हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में सीखेंगे। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज ये डायोड क्या चीज है, एक डायोड कैसे बनता है और ऐसा इसका क्या फायदा है, बनने से क्या क्या उसके अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब भी हमारे पास बेटा कोई भी सिलिकॉन का या कोई भी सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होता है और उसमें हम डोपिंग इस तरीके से करते हैं कि हम एक साइड से एन टाइप की डोपिंग कर रहे हैं एंड एक साइड से पी टाइप की डोपिंग, दैट इज एक साइड से पेंटावेलेंट एंड एक साइड से ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं, तो हमें मिलता है एक पीएन जंक्शन डायोड। ये है उसका जंक्शन, जो उनके बॉर्डर की बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे बोलते हैं ना। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम एक एन टाइप और एक पी टाइप क्रिस्टल को आपस में चिपका देंगे तो क्या हमें ये डायोड मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो इसके आगे होने वाला है वैसा दो चिपके हुए सेमीकंडक्टर में नहीं हो पाएगा। एक ही क्रिस्टल में आपको एक साइड से एन टाइप की एंड एक साइड से पी टाइप की डोपिंग करनी होगी। अब क्या होगा बेटा, हमने डिफ्यूजन का नाम सुना होगा बेटा, कोई भी गैस रिलीज होती है, आप चाहे किचन में आप बात कर लें या किसी भी तरीके की गैस रिलीज होती है, आप सही समझ रहे हैं बिल्कुल। तो क्या होता है बेटा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ क्यों जाती है, क्यों पूरे रूम में उसकी स्मेल आती है, या कोई भी हमारे पास डिफ्यूजन का वर्ड जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है केमिस्ट्री में, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ रैंडमनेस इन द मॉलिक्यूल्स, जब जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वो रैंडम मोशन की वजह से धीरे धीरे बाकी जगह की ओर डिफ्यूज होगी। कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से दूसरी की तरफ जाता है। अब वही चीज अगर हम यहां पे देखें बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड हियर, ये भी स्टेशनरी नहीं है। तो जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का इस साइड एंड होल्स का पी साइड, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है एंड पी साइड पे भी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है। तो जो रैंडम मोशन है इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके कुछ कुछ होल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। यस, तो ये जंक्शन से तभी जा सकते हैं जब वो सिंगल क्रिस्टल है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, होल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स को न्यूट्रलाइज करेंगे तो इतना एक जंक्शन का एक एरिया ऐसा बन जाता है, एक वॉल्यूम ऐसी बन जाती है जिसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स डिमिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज उस जंक्शन पे डिफ्यूजन हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स को क्या कर रहे थे बेटा, फिल अप कर दे रहे थे। यस, तो जब हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले होल में जाके सिट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से कंबाइन कर जाएगा, तो असली में क्या हुआ? मन मन में सोचिए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थे दे वर नॉट चार्ज कैरियर जरूर थे पर उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो यहां पे प्रेजेंट क्या था? यहां प्रेजेंट थे बेटा आयंस। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया था? वो जो हमने पेंटावेलेंट इसके अंदर एटम्स डाले थे उसमें से आया था, उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आप मान सकते हैं। वैसे ये होल मान लीजिए एक एल्यूमिनियम का होल है। यस, अब जैसे जैसे ये वाला फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन ये वाले एल्यूमिनियम के होल में जाके सिट करेगा, बिकॉज हम लोग बात क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर होल्स और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो हमारे किससे आए हैं? जो हमने एक्सटर्नली इंप्योरिटी डाली है। यस, जो थर्मली जनरेटेड है वो बहुत थोड़े से हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम के पास चला गया है। तो एल्यूमिनियम पहले क्या था बेटा? न्यूट्रल। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? Al नेगेटिव आयन बन जाएगा। और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? P पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो ये जो हम डिप्लीशन रीजन की बात कर रहे थे, इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो क्या है इसके अंदर? सिलिकॉन के एटम्स हैं प्लस फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम के आयंस हैं, जो इमोबाइल हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, जो क्रिस्टल में फिक्स्ड हैं। दे आर नॉट चार्ज कैरियर। सुनने में लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है तो चार्ज कैरियर होंगे, नहीं, वो चार्ज कैरियर डिप्लीट हो चुके हैं, उसके अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। तो क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर? दीज आयंस आर इमोबाइल, दे कैन नॉट मूव। तो फिर क्या होगा? जब ये मूव नहीं कर पा रहे होंगे तो फर्दर क्या होगा? अब ये जो P प्लस है जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और ये जो Al माइनस है जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये प्लस 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 जो इस रीजन में बना और ये जो माइनस 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 इस रीजन में बना, इनका क्या मतलब हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि जब अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर जाने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसको एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा।
क्यों रेजिस्टेंस ऑफर होगा बेटा? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा। ये बात समझ में आई? तो उस पर फोर्स लगेगा ऑपोजिट तरफ, या आप कह सकते हैं उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज हो गया। ध्यान से देखिए, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। एन डज नॉट सिग्निफाई नेगेटिव चार्ज। एन टाइप के उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। तो एन टाइप पे क्या हुआ है बेटा? एन वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। और पी वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो एल नेगेटिव है, यहाँ पे ये वाली साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, या आप कह सकते हो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। अब नेगेटिव का इधर जाना बहुत मुश्किल है। इसको हम बोल देते हैं एक बैरियर बन गया है। बैरियर क्या है बेटा? ये एक बैरियर है। ये बैरियर पोटेंशियल है, यहाँ की पोटेंशियल हायर है, यहाँ की पोटेंशियल लेट्स से लोअर है। तो क्या होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना मुश्किल है। सिमिलरली एक होल का इधर आना मुश्किल है। ऑल्दो होल्स डू नॉट मूव, असली में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। होल्स का मोशन इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही रिलेटेड होता है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे? एक होल का इधर चढ़ के जाना, आप ऐसे सोच सकते हैं, बैरियर है उसके ऊपर होल चढ़ना बहुत मुश्किल है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाना बहुत मुश्किल है। यस, अब इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना मुश्किल हो जाएगा एंड होल्स का भी इधर आना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज जो डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो डिफ्यूजन की वजह से क्या कोई करंट था? हाँ, क्योंकि यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उल्टी साइड में एक करंट आएगा। इलेक्ट्रॉन्स के इधर ट्रैवल करने से फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप एक करंट आएगा फ्रॉम पी टू एन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर से किधर है बेटा? करंट डिफ्यूजन इज फ्रॉम पी टू एन। अब क्या हुआ? जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर बन गया है, जब जैसे जैसे उसका ट्रैवल करना मुश्किल है, वैसे वैसे एक और चीज हो रही है। ध्यान से देखिए, क्या इस साइड पे पी साइड पे सिर्फ होल्स है? नहीं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। सिमिलरली एन साइड पे भी कुछ कुछ होल्स भी हैं। These are also minority। लेकिन जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, जो हमने नहीं लगाया है, डिफ्यूजन की वजह से बन गया है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉजिटिव चार्ज को तो इधर धक्का देगा ना। यस, दैट मीन्स इधर अगर होल होता वो तो इधर जा पाता। सिमिलरली अगर इधर इलेक्ट्रॉन होता वो भी इधर आराम से आ पाता, और आराम से आने के बजाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आने के लिए और प्रमोट करता। वही हुआ यहां पर। जैसे जैसे ये डिफ्यूजन बढ़ता गया विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे डिफ्यूजन तो कम हो गया, लेकिन एक उल्टा करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये उल्टा करंट क्या है? ध्यान से देखिए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रमोट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। दैट इज, अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी एक करंट आएगा। ये करंट जो है वो इसके अंदर से भी आता है। ये क्या मतलब हुआ बेटा? ये जो डिप्लीशन रीजन था, इसके अंदर लगातार कुछ ना कुछ एजिटेशन चलता जा रहा है। दैट इज, लगातार कुछ ना कुछ बॉन्ड्स टेम्परेचर की वजह से टूट रहे भी होंगे। जो ये बॉन्ड्स टेम्परेचर की वजह से टूटते हैं तो क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो भी ऐसा ही करंट प्रोड्यूस करेगा। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन को किधर की ओर फोर्स मिलेगा? पॉजिटिव की डायरेक्शन में। और इस होल को किधर की ओर डायरेक्शन मिलेगा? ये नेगेटिव चार्ज या फिर पी टाइप डायरेक्शन में। तो जो होल्स ऑपोजिट साइड पे हैं, दैट इज एन साइड पे हैं, या फिर जो होल्स इस डिप्लीशन रीजन के अंदर बन रहे हैं, उन सबको किधर की ओर जाना पड़ जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? पी टाइप की तरफ। यस, तो एक करंट प्रोड्यूस हो गया है फ्रॉम एन टू पी। दिस इज, ध्यान से देखिए, ऑपोजिट टू डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट पी टू एन था, और जो अभी बना है वो क्या है? एन टू पी। इसका नाम है ड्रिफ्ट करंट। क्या आपको याद है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पे हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट करंट, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। यस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो रैंडम मोशन था वो पहले तो था इलेक्ट्रॉन्स का, पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से एक इधर की और एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो आ जाती थी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। वेरी सिमिलर टू दैट यहां भी यही हुआ है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है उसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ बेटा? ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। दैट इज, ये जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन से चार्ज कैरियर्स? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो ड्रिफ्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये कौन से बना है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से बना है। तो जब हम जंक्शन डायोड बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा?
डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे विद टाइम डिफ्यूजन करंट कम होता जाएगा, और एक ड्रिफ्ट करंट भी होगा, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जाएगा और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी जब दोनों करंट्स बराबर हैं और अब चार्जेस का इधर उधर आना जाना इक्वल हो गया है या खत्म हो गया है, आप कह सकते हैं। यस, दिस इक्विलिब्रियम स्टेट पे अब वो जाकर पड़ा रहेगा। दैट इज, आप अगर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो जिंदगी भर उसमें अपने आप करंट नहीं फ्लो करता रहेगा, थोड़ी देर के लिए पहले डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हुआ एंड देन ड्रिफ्ट करंट ने उसको न्यूट्रलाइज या कैंसिल कर दिया या खत्म कर दिया। With time, as potential barrier develops, diffusion current decreases, but minority charge carriers start to drift due to the electric field developed in depletion region, and therefore यहाँ पे क्या हो गया, नेट करंट क्या बन जाता है बेटा, जीरो बन जाता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा ध्यान से, इन पीएन जंक्शन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अभी अभी हमने बात किया, जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो क्या होता है बेटा, पी साइड पे से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड चले जाते हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड चले जाते हैं। तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जब पी साइड जाएंगे तो यहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पी साइड पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है, एन टू पी। सो द आंसर इज बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, द डिप्लीशन लेयर इन सिलिकॉन डायोड इज 1 माइक्रोमीटर वाइड। इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोमीटर उसकी विड्थ है, एंड नी पोटेंशियल, क्या है ये नी पोटेंशियल, इसको हम अभी समझते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ना, इसी का नाम है नी पोटेंशियल। 0.7 वोल्ट। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर विल बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड डी की वैल्यू पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, डेल्टा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बेटा V बाय डी। V कितना है 0.7 और D कितना है 1 माइक्रोमीटर, दैट्स 10 की पावर -6। सो द आंसर इज 7 × 10 की पावर 5। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इतने छोटे से डिप्लीशन रीजन में। बात समझ में आई। तो जो पोटेंशियल बैरियर है उसको अब बेटा ध्यान से देखें फिर से। ये जो पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हुआ है ये इस तरीके का दिखता है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी तो आप ये स्लोप से ही सोच सकते हैं। यस, डीवी बाई डी डी के हिसाब से आप सोच सकते हैं। तो स्लोप के हिसाब से पहले स्लोप 0 थी, बाद में भी स्लोप 0 है और बीच में मैक्सिमम है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। कोई चार्जेस के बारे में पूछे तो चार्ज इस तरीके से वेरी करता है बेटा, बीच में होता है 0, यहाँ पे एंड्स में भी होता है 0, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, बीच में मैक्सिमम है, वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बीच में मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज हाउ द चार्ज वेरीज। बेटा दीज आर फैक्चुअल थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायरेक्टली। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वेरी करता है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन से हमने दिखाया। यस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, जिसपे हमने कोई सर्किट नहीं लगाया है, अभी हम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं जो हमने अभी बनाया, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, रॉन्ग। पी टाइप साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप साइड, रॉन्ग, क्योंकि एन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, पॉजिटिव हो गया था, पोटेंशियल बढ़ गई थी। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, दिस इज करेक्ट। There is an electric field at the junction directed from P side to N side. This is also wrong. So the answer would be C. Next thing is biasing. What is biasing? बेटा क्लास में कभी कभी आपने बात की होगी कि वो बायस्ड हैं, वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। आपने कभी कभी समझा होगा बायस्ड का मतलब होता है हम किसी एक को जब फेवर करते हैं उसको बोलते हैं बायसिंग। तो हमारे पास अगर एक साइड P है और एक साइड N है और हम इस पे एक बैटरी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बायसिंग कर देना। एक करंट को हम फेवर कर रहे हैं डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट में से, और वो करंट बढ़ जाएगा, दूसरा करंट जो कम था वो उतना का उतना रह जाएगा, और हम कहेंगे नेट में क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो बायसिंग जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग हम तब कहते हैं जब हम पी साइड को पॉजिटिव एंड एन साइड को नेगेटिव पोटेंशियल पे लगाते हैं। पी साइड की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड एन साइड की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम एक पीएन जंक्शन डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी दैट। जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा बेटा, यहां से ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन देता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। यस, हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करेंगे, फिर करंट की टर्म्स में बात करेंगे। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें क्या हुआ बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन आए,
कौन से इलेक्ट्रॉन आए? जो बैटरी ने इधर से खींचे थे। तो जब हम p साइड से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन कौन से प्रेजेंट है? ध्यान से देखिए, एक दो ही तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन फंस गए थे, आप याद है आपको, एल्यूमिनियम का एक होल था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया था, दैट इज जो आयंस बन गए थे उसमें से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर खींच लिया जाएगा इस वायर से। यस, दैट मीन्स धीरे धीरे ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज, वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा पहले से। सिमिलरली जब हम इधर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? डिमिनिश होने लग जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो विद टाइम ये नेगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम में से हमने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यस, और यहां जो फॉस्फोरस बन गया था आयन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, उसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया। दैट मीन्स ये आयंस जो हैं वापस कुछ कुछ आयंस ऐसे हो जाएंगे जो डिप्लीशन लेयर का पार्ट नहीं है, जिसमें अब अपने होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जो चार्ज कैरियर वहां से डिप्लीट हुए थे। दैट इज डिप्लीशन रीजन अब थिन हो जाएगा। जो पहले डिप्लीशन रीजन में ये वाला पार्ट भी आता था, दिस वन एंड दिस वन, अब वो वापस क्या हो गया है बेटा? चार्जेस से फुल हो गया है, या आप कह सकते हैं उसमें फिर से चार्ज कैरियर्स आ गए हैं। तो हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर क्या हो गई है? थिन हो गई है। डिप्लीशन लेयर हैज बिकम थिन। और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो गया है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों में बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव का, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है बेटा? नेट में थोड़े चार्जेस भी कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि डिप्लीशन लेयर की जो क्या होगी बेटा? थिकनेस भी कम हो जाएगी और पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा जैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। तो चार्ज स्टार्ट्स टू डिक्रीज, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस इन हाइट एंड थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। और क्या होगा? और पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम चेंज करते हैं उसके साथ करंट कैसी वेरी करेगा, इसको हम बोलते हैं VI करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसमें पोटेंशियल चेंज करने के साथ साथ करंट कैसे चेंज होगा वो ग्राफ बनाना होता है। तो VI करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायसिंग में कैसी दिखेगी बेटा? जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ये जो लेयर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, ये जो पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस था इसके ऑपोजिट, सॉरी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके ऑपोजिट हम एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहले वाली पोटेंशियल डिफरेंस से या इलेक्ट्रिक फील्ड से वो क्या है? ऑपोजिट है। अब क्या है? जैसे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया है वैसे वैसे ये डिप्लीशन लेयर कम होती गई है। लेकिन शुरुआत में जब हमने जीरो पोटेंशियल से शुरू किया था तो क्या करंट बढ़ा था? नहीं। क्यों? तब तक तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन थी, तब तक तो यहाँ पोटेंशियल का बैरियर था, तब तक इलेक्ट्रॉन का इधर जंप करके आना फ्रॉम एन साइड टू पी साइड बहुत मुश्किल था। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं शुरुआत में तो करंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बैरियर है। बट व्हेन द बैरियर इज रीच्ड, जब हम बैरियर पोटेंशियल जितना था वहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम उसको इनफ एनर्जी दे पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ताकि वो क्रॉस कर पाए अपने बैरियर को। ऑल्दो बैरियर थोड़ा सा कम हो गया है। अगर हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड बायस नहीं है तो बैरियर लेट से 1 वोल्ट का था, तो फॉरवर्ड बायसिंग करने पे वो थोड़ा सा कम होकर 0.8 0.7 वोल्ट का भी हो सकता है। दैट मीन्स ये वाली पोटेंशियल जिसके बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों तेजी से? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है एक्चुअली। ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आता है करंट में, ये क्यों आ गया है? क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और चार्ज कैरियर्स आराम से एक दूसरी साइड जा पा रहे हैं, क्योंकि हम बैरियर को ओवरकम कर चुके हैं, उतनी एनर्जी हम उसको दे चुके हैं। तो जब तक हम वो पोटेंशियल पे नहीं पहुंचते हैं उससे पहले करंट बहुत कम होता है। ये वाली पोटेंशियल को बोलते हैं कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। ये देखो नी जैसा दिख रहा है, दिस इज नॉट वेरी शार्प, वो नी जैसा कर्व्ड है। तो नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज इज द वोल्टेज जो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए चाहिए। उसके बाद करंट कैसे बढ़ जाएगा बेटा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। अब मुझे बताइए, क्या ये एक ओमिक कंडक्टर टाइप का है? नहीं। ओमिक कंडक्टर में क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होते थे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आते थे या फिर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती थी। यस, यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है। I
इज नॉट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या है यहाँ डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? वी बाई आई तो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वी और आई में कोई लाइन नहीं बन रही, कुछ कोई वो स्लोप का भी आइडिया नहीं दे रहा है। लेकिन जो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई है, ये इस जगह की स्लोप का आइडिया दे रहा है। यहाँ की जो स्लोप होगी, इनवर्स ऑफ स्लोप एक्चुअली, वो जितनी ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगी, उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। यस, याद है आपको जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम सिंपल ओमिक कंडक्टर की बात करते थे, तो यहाँ पे अगर हम करंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता था? V बाई आई, दैट इज इनवर्स ऑफ स्लोप, स्लोप का इनवर्स, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। यस, तो जितनी स्लोप ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम, दैट इज थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट ज्यादा आ पा रहा है। यस, तो जितनी स्लोप ज्यादा होती थी उतनी रेजिस्टेंस कम होती थी। वैसा यहां भी है, लेकिन यहां रेजिस्टेंस का नाम थोड़ा सा चेंज करके क्या बोल दिया हमने? डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक मतलब जो चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट फिक्स्ड, बट किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, किसी वोल्टेज को चेंज करेंगे तो डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10-20 वोल्ट्स, 10-20 वोल्ट्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली, सॉरी ओम्स, 10-20 ओम्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। क्या है ये? डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नी वोल्टेज की वैल्यू भी बेटा कभी कभी हमें डायरेक्टली यूज करनी पड़ती है। 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए एंड 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए। ये आपको याद रखना है बेटा। 0.3 जी से स्टार्ट है तो 0.3, 7 से स्टार्ट है, 7 एस से स्टार्ट है ना, इसलिए 7 ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, एंड सिलिकॉन के लिए 0.7। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसके ऑर्डर का होता है? 10-20 ओम्स के आसपास होता है ये रेजिस्टेंस। अच्छा, ये भी कह सकते हैं बेटा, ये जो रेजिस्टेंस है वो असली में क्या चीज है? इस पीएन जंक्शन में क्या चीज रेजिस्टेंस दे रही है? पूरा क्रिस्टल जो है उसके अंदर चार्ज कैरियर्स बहुत आराम से मूव कर पाते हैं। कहाँ मूव नहीं कर पाते? डिप्लीशन रीजन में। ये डिप्लीशन रीजन अगर ना होती तो आराम से चार्ज कैरियर्स इधर से उधर जा पाते थे। तो मेन जो रेजिस्टेंस है वो डिप्लीशन रीजन ही है। डिप्लीशन रीजन जितना थिक होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना थिन होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। यस, तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग की है, उससे रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि पहले तो बेटा जब करंट है ही नहीं तो क्या आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे? तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? थिकनेस से थोड़ा सा हमें आइडिया देती है कि अगर हम जितना थिक लेंगे, वो जो दीवार है उसमें से चार्ज कैरियर का मूव करना उतना मुश्किल होगा, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। देखो स्टार्टिंग में क्या था बेटा? स्लोप कम थी मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा थी, और फिर स्लोप ज्यादा हो गई मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेटा रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग इज ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। दैट इज जब हम पी साइड पे नेगेटिव टाइप टर्मिनल लगाते हैं बैटरी का, और एन साइड पे कौन सा लगाते हैं बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगाते हैं। तो जब एन साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। इसमें सारी चीजें ऑपोजिट होंगी जो फॉरवर्ड में होती थी। जैसे कि नेगेटिव ने जब इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत कम थे। यस, सॉरी, इसमें से इलेक्ट्रॉन दिया, सॉरी नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें जो क्या था बेटा? सॉरी, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को खींचा यहां से। ये तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे बेटा, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, वो उसको और खींच लिया गया है। जब हम एक क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहे हैं, उस वाली साइड पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। यस, तो क्या होगा बेटा? ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा और बढ़ जाता है, और थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है? और बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है। किसको? पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी को। या आप कह सकते हो करंट यहां से फ्लो करके इधर आ रहा है और यहां से फ्लो करके इधर जा रहा है, बट करंट से हम चार्ज कैरियर्स का उतना अच्छे से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। जब मैं इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को दूंगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर से फ्लो करके इधर जा रहे हैं, ये क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। याद आ गया आपको? तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज वेरी स्मॉल इन वैल्यू। तो क्या होगा बेटा? ये जो करंट हम यहां से यहां पे दे रहे हैं, इसकी वजह से इस साइड हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज, और इस साइड हम लोग क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो और पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हम इधर से खींचेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन और बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और हम कह सकते हैं यहाँ जो करंट प्रोड्यूस हुआ ड्रिफ्ट करंट, ये बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल ड्रिफ्ट करंट होता है, या आप कह सकते हैं रिवर्स करंट जो होता है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स।
बहुत स्मॉल होता है जो हमारे पास ये रिवर्स वाला करंट होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अचानक से एक टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लो कर जाते हैं। ये कब हो सकता है? ये होता है जब हम पोटेंशियल को इतना बढ़ा दें, पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएं कि इसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने लग जाए। जब बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ रही है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उसको भी तोड़ने पे लग गया। जब ये बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर्स बनेंगे, ये सब क्या बनाते थे? याद आ गया आपको? ड्रिफ्ट करंट। जो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर का होल है वो किधर की ओर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा होल, एंड उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो दीज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ड्रिफ्ट करंट या रिवर्स करंट। तो क्या होगा बेटा? ये रिवर्स करंट जो होगा बेटा बहुत अचानक से एक वैल्यू पे बढ़ जाएगा। दिस वैल्यू इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको जनरली जीनर वोल्टेज भी कहते हैं। वैसे ब्रेकडाउन दो तरीके का होगा, वो भी हम समझेंगे, लेकिन जीनर वोल्टेज कहते हैं इसको कभी कभी हम। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो क्या है? जहां पर ब्रेकडाउन होने लग गया है उसके अंदर के बॉन्ड्स का, बहुत अचानक से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स बढ़ गए हैं। आपने वोल्टेज तो अच्छी खासी लगाई होती है, यहाँ पे 30-40 वोल्ट तो आप लगाते ही हैं। तो इतनी वोल्टेज पे जब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अचानक से कम हो जाएगी, आप कह सकते हैं। या वोल्टेज बहुत कम थी, सॉरी वोल्टेज हमने इतनी कर दी कि बॉन्ड्स टूटने लग गए। अब क्या हुआ बेटा? पहले क्या था? एक वैल्यू थी जिसपे करंट चल रहा था। ये क्या है? ये है सैचुरेशन। हमने क्या किया? जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया उसके बाद एक टाइम पे सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन मतलब अब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत थोड़े होते हैं। तो जब सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जाने लग गए हैं, अब आप वोल्टेज बढ़ा भी देंगे तब भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट बढ़ नहीं पाएगा। यस तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इतना बढ़ा दें कि बॉन्ड ब्रेकिंग बढ़ जाए तब ही अचानक से करंट बढ़ेगा। उससे पहले क्या रहेगा? सैचुरेशन वैल्यू रहेगी। यस तो ये जो सैचुरेशन है ये किसकी वजह से है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लिमिटेड इन नंबर। और ये जो करंट है ये माइक्रो एम्पेयर्स में होता है जनरली। और ये जो रिवर्स वोल्टेज हमने लगा दी है बहुत हाई, उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो गया है। इसमें सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेटली 35 वोल्ट्स होती है एंड जर्मेनियम के लिए 25। इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, डायोड का ये सिंबल है, सिंबल क्या कह रहा है? सिंबल कह रहा है कि जब मैं इधर से इधर की ओर करंट को भेजना चाहूं, ये एरो ये बता रहा है बेटा करंट इधर से इधर की ओर आराम से जा पाता है, लेकिन जब मैं इधर से इधर करंट को भेजना चाहूं तो ये बार बता रहा है कि वो उसको रोक लेता है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो डायोड का नाम, डायोड क्या है? वॉल्व के जैसा है। एक साइड का फ्लो बहुत इजी होता है, दूसरी साइड का फ्लो बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 20 ओम के आसपास होगी, 10-20 ओम, लेकिन रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, 10⁻⁶ ओम के आसपास होती है, 10⁵, 10⁻, इस तरीके से होती है। यस रिवर्स रेजिस्टेंस आप सोच भी सकते हैं बेटा, जो रिवर्स करंट था, लेट्स से मैंने 20 वोल्ट्स वोल्टेज लगाई, ठीक है, रिवर्स जो करंट था वो क्या था? माइक्रो एम्पेयर्स में था। यस सो रेजिस्टेंस क्या है? V/I से सोच लो, कौन से ऑर्डर की आ गई बेटा? 10⁻⁷, 10⁻⁶, 10⁻⁷, इस ऑर्डर की हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा एक चीज और, ये है हमारा फॉरवर्ड वाला और ये है रिवर्स वाला। अगर मैं एक ही ग्राफ में बनाऊंगी तो क्या होगा बेटा? मिली एम्पेयर है हमारे पास, इस साइड के जो हमारे पास यूनिट है और इस साइड का यूनिट हम माइक्रो एम्पेयर ले रहे हैं ताकि हम एक ही ग्राफ में उसको शो कर पाए। अब बेटा अगर मेरे को कोई कहे आइडियल डायोड क्या है? आइडियल डायोड ऐसा डायोड है जिसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगी। आइडियल डायोड होगा तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होगी और रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? इनफाइनाइट। ऐसे डायोड को बोलेंगे हम आइडियल डायोड। यस तो रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, दैट इज कोई करंट नहीं आएगा वोल्टेज लगाने पे भी। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगी? 0, या आप कह सकते हो स्लोप 90 डिग्री वाली होगी। और हम कह सकते हैं इस केस में क्या होगा? आप थोड़ा सा ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो बहुत सारा करंट आ जाएगा, दैट इज कोई भी उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0, रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, दिस इज एन आइडियल डायोड। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया सिलिकॉन डायोड तो आपको ये यूज नहीं करना है। अब हम पढ़ने वाले बेटा डायोड के स्पेशल फंक्शंस, किस तरीके से डायोड्स को यूज किया जाता है।
तो पहला है उसमें बेटा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या है बेटा? रेक्टिफायर का मतलब है कि ऐसा कोई भी हमारे पास डिवाइस हो जो एसी को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर पाए। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन का। अभी हम उसको सिंगल वैल्यू का नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, बट एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर पाए। दैट इज हमें कोई चीज़ की चार्जिंग करनी है लेट्स से, तो वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज अगर इंक्रीज और डिक्रीज करे तो चलेगा, लेकिन अगर ऑपोजिट वोल्टेज भी लगा देंगे तो डिस्चार्ज भी साथ साथ में होती रहेगी चीज़। ठीक है, तो हम लोग को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करना सीखना है पहले। सो दिस इज रेक्टिफायर। तो पहली चीज हमारे पास यूज कर हम लोग सब पहली चीज पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ सिंगल डायोड ओनली। कुछ बड़ा कोई फंक्शन नहीं होता है इसमें। सिंपल ये चीज है कि ये ट्रांसफॉर्मर टाइप का हमने सिस्टम ले रखा है। इधर एसी है और एसी यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद जब हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है एंड ये वाली वैल्यू निगेटिव है, दैट इज ये फर्स्ट हाफ साइकिल की बात मैं कर रही हूँ, तो इसमें क्या होगा बेटा, जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये कंडक्ट करेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो मुझे इसके अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा जो हमने इनपुट दिया, सिमिलर टू दैट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जो हमने इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स लिए हैं। ठीक है, अगर मेरे को वो आउटपुट बढ़ाना है या कम करना है वो भी हम कर सकते हैं कॉइल्स को चेंज करके। अब सेकंड चीज़ है, अगर मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द सर्किट पे आती हूँ, नेगेटिव पार्ट पे जब मैं आऊँगी तो मैं ये देखूंगी कि ये वाला जो है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। दैट इज इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, या आप कह सकते हो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, दैट इज ये नेगेटिव वाली साइड का पोटेंशियल पीएन जंक्शन डायोड में पी वाली साइड से ज़्यादा है। और अगर एन साइड का पोटेंशियल पी साइड से ज़्यादा हो तो वो कैसा बन जाता है बेटा, रिवर्स बायस्ड। तो ये इस वाले केस में होगा रिवर्स बायस्ड और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा तो आउटपुट मिलेगा 0। फिर से हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा तो फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। दैट इज जो हमारा आउटपुट होगा वो किस तरीके का दिखेगा, दिस एंड देन 0, देन पॉजिटिव साइकिल, देन 0 एंड देन पॉजिटिव साइकिल एंड सो ऑन। अब इस चीज़ में एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बिकॉज आधी तो एनर्जी हमने वेस्ट ही कर दी। 50% तो हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी थोड़ा सा तो एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है। दैट इज 50% से भी कम हमें फाइनली एफिशिएंसी मिल पाती है। तो IDC जो होता है वो I0/π होता है और IRMS कोई बोले तो वो क्या होता है, I0/2 होता है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, एफिशिएंसी हमें ध्यान रखनी है 40.6% होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी, 40.6%। अब 41% याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्स जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वो एक अनदर चीज़ है ना, वो फिल्टर सर्किट्स यूज़ करते हैं हम। सेकंड चीज़ सीखने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट थिंग इज बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, पूरी की पूरी वेव्स जो हैं उसके जो दोनों पार्ट्स हैं उसको हम यूज़ कर पाते हैं, दोनों पार्ट्स की एनर्जी। बट हम चाहते तो अभी भी यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज इस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए। तो इनपुट हमें अगर AC टाइप का दे रहा है, आउटपुट हमें कैसा चाहिए बेटा, सिंगल डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों साइकिल्स हमें यूज़ करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, 2 डायोड्स यूज़ करते हैं। एक डायोड 1 है एंड दिस इज डायोड 2। तो जब पॉजिटिव साइकिल चल रही है, दैट इज दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड दिस पार्ट इज नेगेटिव, उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा डायोड 1 होगा वो कैसा बायस्ड हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। जब वो फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या बेटा, यहाँ से हम लोग को करंट मिलेगा फ्रॉम P to Q। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द साइकिल जो होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में ये पार्ट पॉजिटिव होगा एंड ये पार्ट नेगेटिव होगा। जब ये पार्ट पॉजिटिव होगा तो कौन सा वाला डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड 2। दिस वुड बी एट 0 पोटेंशियल, आप कह सकते हो। ये डायोड 2 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और ये कंडक्ट करने लग जाएगा फ्रॉम P to Q। दैट इज दोनों पार्ट्स ऑफ द साइकिल में जो हमारा करंट आ रहा है वो P to Q ही आ रहा है, दैट इज एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा इसके अक्रॉस P to Q, जो RL बोल रही हूँ जिसको मैं, वो आउटपुट हमें एक ही डायरेक्शन में मिलने वाला है। इसको बोलते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। एक और डिजाइन है फुल वेव रेक्टिफायर का बेटा, ये वाला जो डिजाइन है इसमें ध्यान से देखिए, इसमें 4 डायोड्स यूज हो रहे हैं। तो 4 डायोड्स में जब ये वाला पॉजिटिव है एंड ये वाला नेगेटिव है, दैट इज ये पार्ट पॉजिटिव है, दिस इज एट लेट्स से 0 पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव, तो क्या होगा बेटा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड एंड देन करंट विल पास थ्रू हियर एंड देन दिस डायोड इज अगेन फॉरवर्ड बायस्ड, बिकॉज ये 0 है और ये नेगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया ना, P पार्ट पे 0 और N साइड पे नेगेटिव, तो इसको भी फॉरवर्ड बायस ही कहेंगे। P की रिस्पेक्ट में N जो है वो नेगेटिव है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये Z फॉर्म देखो बन गया है, थोड़ा थोड़ा Z टाइप का मतलब। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, फिर से हम कह सकते हैं, नाम दे देती हूँ मैं, P to Q जाएगा। ठीक है, जब सेकेंड पार्ट ऑफ द साइकिल आएगा अगेन नेगेटिव, अब इस केस में क्या होगा, दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव। दैट मीन्स अब ये तो रिवर्स बायस हो गया, पहले वाले जो दोनों डायोड्स थे वो दोनों रिवर्स बायस हो गए, लेकिन बाकी दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस हो गए। देखिए ध्यान से, तो यहां से यहां करंट जाएगा एंड देन अगेन P to Q, फिर इधर
दैट मीन्स नाउ अगेन करंट इज फ्रॉम P टू Q। तो दोनों बार में P से Q जा रहा है, दैट इज फिर से हम कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल करंट हमें मिल गया है इस तरीके का। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डबल होती है, तो 81.2%, वो थी 40.6%, ये है 81.2%। बस इतनी सी बात याद रखनी है और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना रेक्टिफायर में। नेक्स्ट इज फोटो डायोड। बेटा फोटो डायोड एज अ नेम सजेस्ट, इसका कुछ फोटो से रिलेशन है। फोटो मतलब पिक्चर नहीं, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। लाइट से क्या रिलेशन है इसका बेटा, ये लाइट को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बट इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो जाएगी कि हम उसको जलाने में यूज करेंगे, बल्ब में यूज करेंगे, मोटर्स में यूज करेंगे, ऐसा नहीं। ओनली फॉर सेंसर्स, छोटे मोटे सेंसर्स जो होते हैं जिसमें हम लोग को ये यूज करना पड़ता है लाइट प्रेजेंट है या नहीं है, उससे ही हम लोग उस सेंसर्स का यूज कर पाते हैं। लाइक आपने देखा होगा बेटा ऑटोमेटिक गेट्स जो है हमारे एंट्री पे खुल जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट होता है जिसमें लाइट हमेशा लगातार यहां से यहां जा रही है। बर्गलर अलार्म की आपने कभी फोटो देखी होगी, ऐसे रेड कलर की लाइंस लेजर्स दिखा रखी होती हैं। तो वो लेजर्स जो है वो मतलब आपको करंट नहीं मारने वाली हैं, बट जैसे ही वो सर्किट कट होगा तो हमारे ये जो डायोड है इसको पता चल जाएगा कि यहाँ सर्किट कट हो गया है और उधर से करंट फ्लो नहीं कराना है, एंड एक दूसरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जहां पे बर्गलर अलार्म या जो भी हमारा गेट खुल जाएगा या बर्गलर अलार्म बच जाएगा। तो ये जो फोटो सेंसर्स हैं ये मेनली फोटो डायोड से बने होते हैं। आपने देखा होगा बैंक में नोट गिनने वाली मशीन है, तो कितनी बार लाइट कट हुई, ये टक 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 टक, उतनी बार वो उतने नोट्स वहां पे प्रेजेंट है। इस तरीके से यूज किया जाता है सेंसर्स को या फोटो डायोड्स को एज सेंसर्स। अच्छा, अब इसमें काम क्या होता है बेटा, आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कोई भी डिवाइसेस होते हैं जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उसमें टेम्परेचर की वजह से लगातार इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जो है वो बनते रहते हैं, फिर कंबाइन हो जाते हैं, कभी बन जाते हैं कभी कंबाइन हो जाते हैं, है ना। तो सेम इलेक्ट्रॉन होल नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो नंबर सेम रहेगा बट कोई टूट जाएगा तो दूसरा बन जाएगा, इस तरीके से। तो क्या होगा बेटा, इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर ध्यान से देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, मान लीजिए एक बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन आप अपने होल से बाहर आया या अपनी पोजीशन से बाहर आया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनेगा वो कंबाइन नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पॉजिटिव की साइड पे और होल को खींचेगा नेगेटिव की साइड पे। तो फटाफट क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाएंगे, और इसका यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना ये करंट प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जो हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट, वैसा ही ड्रिफ्ट करंट ये प्रोड्यूस होता है। बेटा कौन सी डायरेक्शन से हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो बेटा ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, हमने देखा था बेटा रिवर्स बायसिंग में प्रोड्यूस होता था ड्रिफ्ट करंट, और वो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन होती थी फ्रॉम N टू P। वैसी ही डायरेक्शन यहाँ पर भी है, ध्यान से देखिए। जो इलेक्ट्रॉन है वो N की तरफ आ रहे हैं और होल जो है वो P की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों की वजह से क्या होगी, N से P की तरफ, जैसे कि रिवर्स बायसिंग में होती थी। अगर मैं इसको ये वाले इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो मैं चाहूंगी कि ये डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा बढ़ जाए, यस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिवर्स बायसिंग ऑलरेडी लगा सकते हैं। रिवर्स बायसिंग पहले से अगर हम लगा देंगे तो ड्रिफ्ट करंट को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में। तो लेट्स से पहले ड्रिफ्ट करंट होता था इतना, यस, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी भी इंटेंसिटी लगाएंगे, लाइट बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जितनी लाइट ज्यादा बढ़ाओगे उतना करंट इंक्रीज होता जाएगा। इस केस में I1 शुड बी ग्रेटर देन I2 एंड शुड बी ग्रेटर देन I3। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं बेटा, जितना आप इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ाओगे उतना ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। पहले बहुत थोड़ा आता था और हम लाइट फॉल कराएंगे तो वो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा आएगा। कुछ वैल्यू ऐसी आएगी जो हम चेक कर पाएंगे, जिसको हम एमीटर पे देख पाएंगे। नेक्स्ट इज बेटा, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लीजिए ये एक एलईडी है ना, लाइट एमिटिंग डायोड है, और वहां से एलईडी इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, यस। तो यहां से हमने लाइट क्या है इस फोटो डायोड पे फॉल कराई, तो इस पे लगातार लाइट फॉल कर रही है, उतनी देर तक ये सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। जैसे ये लाइट कट हुई तो क्या होगा, इसमें से करंट आना बंद हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा ये वाले सर्किट में। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या होगा बेटा, जो हमने ये मैग्नेट के अंदर एक क्या कर रखा है बेटा, एक सोलेनॉइड के अंदर एक बार डाल रखी है, तो वो बार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, बिकॉज करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और वो इस की को लेट से बंद कर देगी। जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो इधर से एक दूसरा सर्किट कंप्लीट हो सकता है और आप बर्गलर अलार्म या फिर जो भी दूसरा सर्किट से आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। So this was one type of diode, that is photodiode. Second special function diode is light emitting diode, जिसकी हम अभी बात ही कर रहे थे। Light emitting diode is very famous, you must have heard about it, LED। आजकल सब लाइट्स की जगह LEDs यूज हो रही हैं। So क्या फायदा है LEDs का? LEDs जो है वो बहुत
कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट होती हैं, आप बहुत छोटी सी एलईडी से भी अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फायदा है कि वो गर्म नहीं होती हैं। दैट इज हमारे पास एलईडीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई है, ये फायदा नहीं होता है बेटा। उसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, तो जो एलईडीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी एनर्जी उसमें से एमिट हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन में है, जो हमें चाहिए है। और जो इधर उधर की इंफ्रारेड और एक्स्ट्रा वैल्यूज जो होती थी, जो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती थी, वो सब नहीं होता है एलईडीज में। ठीक है, तो ये बहुत एफिशिएंट और ड्यूरेबल होती हैं। अच्छा, अब एलईडीज का फंक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है बेटा। इसमें हम क्या करते थे, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। सिंपल बल्ब की तरह काम होता है बट वर्किंग डिफरेंट है। तो क्या होगा बेटा, जब मैं इसमें फॉरवर्ड बायसिंग करूंगी तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल कम टू द होल्स ऑफ पी साइड, और उसमें कॉम्बिनेशंस भी होंगे कभी कभी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन करते हैं बेटा, टूटेंगे भी एंड कंबाइन भी होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे, जब मैं जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को इधर से एन साइड टू पी साइड भेज रही हूं, तो उस कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी, ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारी थी फोटोन के पास जो एनर्जी थी वो Eg के बराबर थी। सॉरी, ये जो हमारे पास एक्सेप्टर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी थी वो इतनी थी, है ना। और जो डोनर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी थी वो इतनी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब होल में आके कंबाइन हो जाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी जो है वो एनर्जी गैप के बराबर जनरली होगी। तो एनर्जी गैप के बराबर जब एनर्जी रिलीज होगी तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल, जब कंबाइन विद द होल्स, दे ऑल विल एमिट इतना ही एनर्जी का फोटोन। तो एक सिंगल मोनोक्रोमैटिक भी आप आराम से एलईडी बना सकते हैं। सिर्फ रेड कलर का चाहिए तो आप सिर्फ उतनी ही एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज करिए, तो विजिबल लाइट की आराम से आप एलईडी बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो विजिबल लाइट में नहीं आता है। तो आपको इसको बनाने के लिए स्पेशल सब्सटेंसेस यूज करने पड़ते हैं जो गैलियम और आर्सेनाइड से मिलकर बनते हैं। तो अगर आपको विजिबल वाली एनर्जी चाहिए है 1.8 to 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की रीजन की, तो आपको जनरली गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सोलर सेल। सोलर सेल का फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू फोटोडायोड, बट हम फोटोडायोड में क्या करते थे, सिर्फ सेंसर्स की तरह थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते थे, पर इसमें क्या है, हमें लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो फंक्शन बहुत सिमिलर है पर थोड़ी सी डिजाइनिंग डिफरेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी एनर्जी जो है, जनरली सोलर एनर्जी यूज करते हैं हम इसमें, पर हम नॉर्मल लाइट से भी एनर्जी ले सकते हैं। बट अगर बड़े आप कह सकते हो स्केल पे ये प्लांट बनाना है तो ऑब्वियसली सोलर एनर्जी ही यूज कर रहे हैं हम। तो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो वाली लाइट जो है वो हम चाहते हैं किस पे फॉल करे बेटा, हमारे डिप्लीशन रीजन पे। पर डिप्लीशन रीजन की थिकनेस तो बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर्स में होती है। तो हम उसकी थिकनेस को रिवर्स बायस करके कितना ही बढ़ा लेंगे। यस, और रिवर्स बायस करेंगे तो करंट फॉरवर्ड वाला कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा बेटा, अगर मैं उस थिकनेस को बढ़ाए बिना डायग्राम ऐसे कर दूं कि एन वाली जो लेयर है वो मेरी इतनी पतली है लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप की हो, और आराम से लाइट जो है वो सिंपल डिप्लीशन रीजन तक पहुंच पाए किसी एक रीजन से पास करके। तो मैंने एन रीजन को 0.3 माइक्रोमीटर का बना दिया, मतलब माइक्रोमीटर से भी 0.3 माइक्रोमीटर का हमने इतनी पतली लेयर बनाई है। वो वाली लेयर है, उससे क्या होगा, लाइट सीधा कहाँ पहुंच जाएगी, उससे क्रॉस करके नीचे डिप्लीशन रीजन तक पहुंच पाएगी। अब डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा है, बिल्कुल वही, इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो सेपरेट होंगे, और वो सेपरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या रहेगा, वापस कंबाइन नहीं हो पाएंगे और वो ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम डिप्लीशन रीजन टुवर्ड्स एन साइड एंड होल्स आर गोइंग टुवर्ड्स पी साइड। तो नेट्स में करंट जो होगा वो एन टू पी होगा, और जब भी एन टू पी करंट होता है इसको हम नेगेटिव करंट बोलते हैं, याद आया होगा आपको रिवर्स बायस में। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगी, अच्छा ये एक बात और भी है कभी कभी आपको समझनी पड़ेगी कि इतना बड़ा जब हम डायोड लेंगे तो उसमें ऊपर वाले लेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में कैसे जाएंगे, क्योंकि जब डिप्लीशन रीजन होता था तो उसमें तो छोटा सा पार्ट था, उतना ही आप मेटल कॉन्टैक्ट यूज कर सकते थे। पर यहां मेटल कॉन्टैक्ट अगर आप यूज करोगे पूरे के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहुंच तो जाएंगे सर्किट में, पर उसमें लाइट जो उसके ऊपर से हम पास करा रहे थे वो तो आ नहीं पाएगी। दैट इज जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि उसमें से हम लोग डिप्लीशन रीजन तक लाइट पहुंचा पाए, इतनी पतली लेयर बनाएं, वो सब तो फायदा ही नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा सिंपल कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरीके के मेटल कॉन्टैक्ट्स बना पाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे वो सारे के सारे मेटल की एक वायर में पहुंच के सारे के सारे सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर पाए।
तो ये कॉम लाइक का स्ट्रक्चर जो होगा वो 15% ऑफ एरिया ही कवर करता है और आराम से लाइट को हम उसमें से जाने दे पाते हैं। तो ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ ली जाती है। अब इसमें जो सर्किट में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मैं कहूंगी कि अगर हमने इसके अक्रॉस कोई भी कुछ भी नहीं लगाया, सर्किट को कंप्लीट नहीं करा, तो क्या होगा बेटा, एन में जो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे तो यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्यूमुलेट होंगे इससे हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जब उसमें कोई करंट नहीं है। जैसे जैसे मैं रियोस्टेट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करती जाऊंगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो करता जाएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज जो होगी वो वेरी करेगी। तो कितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है जब करंट बहुत कम है ना। जब हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसके अक्रॉस, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। यस, और अगर जैसे जैसे मैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करती जाऊंगी उतना करंट की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, पर ये वाला जो पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के क्रॉस हमें मिलेगा वो कम मिलता जाएगा क्योंकि यह एक्यूमुलेशन कम होता जाएगा। यस, तो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को हम, अच्छा करंट की डायरेक्शन हमने अभी डिस्कस किया था नेगेटिव है, इसलिए मैं नीचे की ओर ड्रॉ कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, इस तरीके से करंट मिलेगा। अच्छा ये क्या है, ये है शॉर्ट सर्किट करंट। दैट इज अगर मैं इसमें सिर्फ शॉर्ट सर्किट लगा दूं, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाऊं, तो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये मैक्सिमम करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा